जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। भारत में इस्लामोफोबिया से जुड़ी 2 बेहद तकलीफदेह खबरें सुर्खियों में रहीं, जिन्हें एक सियासी मकसद के तहत वायरल किया गया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया गया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार को तकलीफ ना हो। और उनमें से एक बेहद दर्दनाक खबर है बागपत के विनयपुर की, जहां एक बुजुर्ग दाऊद त्यागी को उनके मजहब की वजह से पीट पीट कर मार दिया गया। दूसरी है गुरुग्राम की, जिस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया है। जिन दोस्तों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में भगवा ब्रिगेड ने मस्जिद पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाया, नमाजियों के साथ मारपीट करी। अब आयरनी यानी विडंबना ये है कि मौजूदा भारत में ऐसी आइडियोलॉजी के तमाम लोग मौजूद हैं जो इन दोनों वारदातों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, 2 सितंबर 2022 को रात के 10 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के विनयपुर गांव के दाऊद अली त्यागी अपने घर के बाहर आराम से चारपाई पर लेटे फोन पर बात कर रहे थे। अचानक 6-7 बाइकें रुकी, हथियारबंद गुंडे उतरे और बिना कुछ कहे दाऊद अली पर हमला शुरू कर दिया। अगले कुछ मिनट में दाऊद अली पर फरसों, डंडों और साइकिल की चेनों से अनगिनत वार हुए। फोन के साथ कान से लगा हाथ उनका टूट गया, चारपाई खून से लाल हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर फायरिंग करते हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए फरार हो गए। घर के अंदर से दाऊद की बेटी लुबना चीखते हुए पिता के पास दौड़ी। बुरी तरह जख्मी दाऊद के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। रिश्तेदार और दोस्त उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए, जहां अगले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत की संसद से 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत के विनयपुर गांव में हुई ये खौफनाक वारदात अब ना गोदी मीडिया की सुर्खियों में है, ना इस पर किसी ने कोई खास विरोध दर्ज कराया और ना ही कहीं कोई बहस हुई। वहीं दूसरी तरफ सियासी मकसद हासिल करने के लिए करी गई इस वारदात के 1.5 महीने बाद भी दाऊद त्यागी की बेटी लुबना उस रात की दहशत से नहीं निकल पाई हैं। उनके बूढ़े बाप को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था। शर्मनाक ये है कि इस लिंचिंग के मामलों में गुनहगारों का साइड लेने वाले ये तर्क दे रहे हैं कि यह वारदात किसी एक्शन के रिएक्शन में हुई है। जरा सोचिए, बुजुर्ग दाऊद अली अपने घर के बाहर आराम कर रहे थे, उनकी बेटी सवाल कर रही है कि उनके बेगुनाह बाप को क्यों मारा गया। तो दोस्तों, लुबना के बेगुनाह बाप को क्यों मारा गया यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेहद आसान है, आप भी समझ लें। विनयपुर हिंदू मुसलमान की मिक्स्ड आबादी वाला गांव है, जहां तकरीबन 1500 लोग रहते हैं, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों की तादाद तकरीबन बराबर है। गांव में हिंदू ज्यादातर गुर्जर हैं और मुसलमान ज्यादातर मुसलमान त्यागी कम्युनिटी से हैं। दिल्ली के करीब होने की वजह से विनयपुर फाइनेंशियल तौर से मजबूत और खुशहाल गांव है। वहां एजुकेशन के हालात बेहतर होने की वजह से यहां के लोग सरकारी और निजी नौकरियों में बड़ी तादाद में हैं।
अब हिंदू लड़कों की भीड़ के हाथों एक मुसलमान बुजुर्ग की हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है और मिलजुल कर प्यार से रहने वाले दोनों हिंदू मुसलमान कम्युनिटी के बीच आपसी भरोसा कमजोर हो गया है। और इस बंटवारे से किस सियासी दल को फायदा होगा, यह तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे नफरती आइडियोलॉजी के दोगलेपन को समझने के लिए बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हिजाब मामले पर हरियाणा के एक मंत्री जी का कहना है कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमान औरतों को हिजाब से आजाद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा उन स्टेट्स में से है जहां आज भी घूंघट कस्टम आम रिवाज है। दोगले मंत्री जी में हिम्मत है तो हिजाब की जगह यही बात घूंघट के बारे में बोलकर दिखा दे। खैर दोस्तों, बात अगर मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलों की करें तो हालात ये हैं कि सिर्फ अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट करने वाले सियासी तमाशे से अब उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। मोदी सरकार इधर कुआं उधर खाई वाले हालात में पहुंच चुकी है। दरअसल ओपेक प्लस देशों ने रोजाना 20 लाख बैरल तेल निकालना कम करने का फैसला लिया है। जरूरत का 85% तेल इन देशों से मंगवाने वाला भारत अब तेल की कमी पूरी करने के लिए ब्राजील और कोलंबिया से तेल खरीदने की सोच रहा है। दुनिया की ज्योग्राफी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का प्लान कितना महंगा साबित होने वाला है। बताया जा रहा है कि बीते साल सिर्फ तेल इंपोर्ट पर $120 बिलियन फूंक चुके भारत पर सऊदी तेल कंपनियां प्रीमियम चार्ज लगा रही हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह भारत में मुसलमानों के खिलाफ चल रहा नफरती कैंपेन भी है। वैसे भारत और सऊदी के रिश्ते ज्यादातर हर सरकार के दौर में अच्छे ही रहे हैं। मौजूदा मोदी सरकार के साथ भी हाल फिलहाल तक तो ठीक ठाक रिश्ते थे, लेकिन अब शायद कुछ खटास आ रही है। उधर रूस ने भी भारत को डिस्काउंट में तेल बेचना बंद कर दिया है। मोदी सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अगर उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो इकोनॉमी की लंका लग जाएगी, और अगर नहीं बढ़ाए तो कारोबार घाटे की लंका लगनी तय है। इसका मुल्क की इकोनॉमी पर बेहद संजीदा असर पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इधर कुआं उधर खाई है। बीच में मामूली सी जगह है जहां पर 140 करोड़ का मुल्क खड़ा हुआ है। वैसे ये सब हालात मिली भगत के साथ करी गई लूट के चलते भी बने हैं। जरा सोचिए, पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन किसी बैंक ने इन कर्जदारों के नाम पब्लिक नहीं करे हैं। ना ही आरबीआई ने उन्हें नाम जाहिर करने को कहा है। सरकारें भी उनके नाम सीक्रेट रखने के फेवर में हैं। तो दोस्तों सोचिए, जिस मुल्क के हालात ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हैं, वहां पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है। और अहम बात यह है कि सरकार इन कर्जदारों के नाम पब्लिक भी नहीं करने के फेवर में है। खैर, आपको बता दूं कि साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत से बेहतर हालात में उनके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी का विकास वाला विश्व गुरु यानी नया भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। दूसरे पड़ोसी मुल्क नेपाल 81 पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश 84 पायदान पर है। सिर्फ एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान को छोड़कर सभी की पोजीशन हंगर इंडेक्स में इस न्यू इंडिया यानी मोदी के न्यू इंडिया से बेहतर है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में 109 नंबर पर है। वहीं अगर मुस्लिम मुल्कों की बात करें तो यूएई 18वें, उज्बेकिस्तान 21वें, कजाकिस्तान 24वें, ट्यूनीशिया 26वें, ईरान 29वें और सऊदी अरब 30वें पायदान पर है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर भूख को मेजर करने और उस पर नजर रखने का एक तरीका है, एक जरिया है। जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर खास करके 4 इंडिकेटर्स की वैल्यू पर मेजर किया जाता है यानी नापा जाता है, जिसमें माल नरिशमेंट यानी कुपोषण, बेबी यानी बच्चों में भयंकर माल न्यूट्रिशन, बच्चों के डेवलपमेंट में रुकावट और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बच्चों की डेथ रेट शामिल है।
जीएचआई का कुल स्कोर 100 पॉइंट्स होता है, जिसके बेस पर किसी भी मुल्क की भूख की संजीदगी के हालात दिखते हैं। मतलब अगर किसी मुल्क का स्कोर 0 है तो उसके हालात अच्छे हैं, और अगर किसी मुल्क का स्कोर 100 है तो उसके हालात बेहद खराब हैं। भारत का स्कोर 29.1 है, जो कि बेहद सीरियस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा टोटल ऐसे 17 टॉप के मुल्क हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, अब अहम बात यह है कि जीएचआई जिन 4 पैमानों पर मेजर किया जाता है, उनमें से एक बच्चों में माल नरिशमेंट यानी कुपोषण के हालात को देखें तो भारत में इस बार उसे 19.3% पाया गया है, जबकि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त यानी 2014 में यह 15.1% था। यानी इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया इस पैमाने में और भी पिछड़ गया है। और अगर हम टोटल माल न्यूट्रिशन के पैमाने की बात करें तो वो भी काफी बढ़ा है। यह पैमाना देश की कुल आबादी कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रही है उसको दिखाता है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में 2018 से 2020 के बीच जहां ये 14.6% था, वहीं 2019 से 21 के बीच में बढ़कर 16.3% हो गया है। इसका मतलब दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का सामना कर रहे हैं। उनमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुल 44 यानी 44 मुल्क ऐसे हैं जिनके हालात बेहद खतरनाक लेवल पर हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। खैर, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी सरकार ऑपोजिशन के निशाने पर है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि ऑनरेबल पीएम माल न्यूट्रिशन, हंगर और बच्चों में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जैसे असली मुद्दों को कब देखेंगे। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है कि 2014 के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की तेजी से गिरावट हुई है। मोदी सरकार भारत के लिए डिजास्ट्रस यानी विनाशकारी है। 8.5 सालों में भारत को इस अंधेरे के एरा में लाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो केशव पंथी नाम के एक ट्विटर यूजर ने बीजेपी नेता के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आपकी गंदी सियासत और आप लोगों के चलते हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें पायदान पर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्विटर यूजर केशव पंथी शर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो पूरे भारत को ही पता चल चुका है कि एक खास सियासी दल के लोग हैं जिन्हें शर्म है कि आती ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।